हेलो दोस्तों, मैं उपांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों ऑलरेडी हम 25 तक क्वेश्चन ये कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो हमारा 26 क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है हमारा क्या रखा है कि क्वेश्चन में कि ये पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो हाल फिलहाल आपके एग्जाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये हमारा 26 क्वेश्चन है। कह रहा है सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारे जो ऐसे कर्व जो होता है ए आर बराबर में एम आर या डिमांड, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी इक्वल्ट होती है। तो ये कह रहा है फर्म अधिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकती, नहीं, ये मतलब स्टेबल होती है एक तरीके से, स्थिर होती है एक तरीके से। कह रहा फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों का बढ़ाकर ही उत्पादन कर सकती है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्थिर होती है। ये ना प्राइस में चेंजेस करना चाहती है, ना लेवल में चेंजेस करना चाहती है, ना वेटेज में, ना क्वालिटी में, मतलब जैसे है वैसे ही उसको रखना चाहती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यही होता है। फर्म केवल स्थिर साधनों को बढ़ाकर उत्पादन कर सकती है, नहीं। तो ये कह रहा है फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, यानी कीमत को एक्सेप्ट करती है, और ना कि डिसाइड करती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ पाए। इसके बाद रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान भेदात्मक अतिरिक्त होता है, यह व्यर्थ ही दिया जाता है, मात्र अनिवार्य भुगतान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भेदात्मक लगान है, ध्यान रखना। यानी रिकॉर्डर का जो भी लगान सिद्धांत आएगा वो भेदात्मक अतिरिक्त होता है। समझ पाए। ऐसे ही 28 जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है लगान की आधुनिक अवधारणा के अनुसार आर्थिक लगान साधन की वास्तविक आय माइनस में साधन की रूपांतरण है। आंतरिक लगान माइनस इक्वल टू सर्वश्रेष्ठ भूमि से प्राप्त होने वाली आय माइनस में निम्न भूमि से मिलने वाली आय। तीसरा है आर्थिक लगान बराबर में दुर्लभ लगान। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लगान की जो आधुनिक यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि धारणा है जो उनकी, उसका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्थिक जो लगान होता है वो साधन की वास्तविक आय में से, यानी जो रियल जो फैक्टर जो इनकम होती है उसकी माइनस में साधन की हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर आय। ठीक है, ठीक है, समझ पाए। अगला क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, जिसमें क्या आर्थिक लगान सभी उत्पादित साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। यानी जो आर्थिक इकोनॉमिक जो हमारा रेंट है, यानी कि वो क्वासी रेंट जिसे बोलते हैं, क्वासी रेंट नहीं है शायद, हाँ वही है। कह रहा है लगान सभी उत्पादित साधनों के प्राप्त होता है, उनसे नहीं। कह रहा है परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, या इकाई के बराबर है, यानी यूनिटरी मेथड है, या इकाई से लेस देन 1 है। तो इसका वो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड, यानी ये परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। कह रहे श्रम की मांग कहलाती है, यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, साधारण यानी नॉर्मल, कंप्लीट पूर्णतः, या व्यक्त मतलब डेरिवेटिव्स। तो यानी कि अपोजिट, यानी कि उसका हमें देखना है। तो ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। श्रम की मांग का मतलब यही है कि जिसमें हम डिमांड का जो लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है अपोजिट होता है ना, कि जैसे प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, तो डेरिवेटिव होता है। कह रहे मजदूर के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन, मजदूर के जीवन निर्वाह का जो प्रतिपादन है किसने किया था, जैक्स ने किया था, मार्क्स ने किया था, मार्शल ने किया था, सैमुअल्सन ने किया था। तो ये किसने किया था, जैक्स ने। ठीक है। कह रहा तरलता पसंदीगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार का हो जाता है। इसे किन्स ने कहा, यानी मौद्रिक जाल कहा इसे, या मुद्रा के अत्यधिक पूर्ति का, या अनिश्चितता की दिशा का, या तरलता जाल का। दोस्तों इसका मतलब यह है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका जो फिगर है, जैसे इस टाइप का है, यानी जो तरलता पसंदगी वक्र जो बाएं से दाएं होता है, यानी जो एमसी ये जो कर्व है, ये जो ऐसे इस टाइप का बनेगा हमारा, और ये एमसी कर्व ये इस टाइप का बनेगा। जो लिक्विडिटी जो कर्व है, यानी जो लिक्विडिटी पसंद बाएं से दाएं की तरफ नीचे की तरफ गिरता है, किंतु एक सीमा के बाद वो क्षितिजाकार होता है। क्षितिजा मतलब एक्स एक्सिस के समांतर होता है, इस टाइप का। ठीक है।
तो ये जो कर्व है मौद्री जाल होता है या मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति होता है या अनिश्चितता की दिशा होता है या तरलता जाल होता है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप होता है। ठीक है, यानी कि इसमें यह है कि इसने यही बोला है तरलता जो पसंदगी मतलब यह है कि वही प्रेफरेंस अधिमान वक्र जैसे बोलता है, उसमें यह है कि इसमें जो न्यूनतम ब्याज दर है यानी जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो ये तरलता लिक्विडिटी ट्रैप है यानी तरलता जो जाल है उसकी स्थिति को ये व्यक्त करता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें 33 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीएस मिल ने किया है, जेएम रेंस ने किया है या अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, एन विक्सेन ने किया है? तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4, एम विक्सेन ने किया है। इसने इन्होंने मतलब इस सिद्धांत में मतलब ये वास्तविक जो मतलब पावर होता है, जैसे कि बचत करने की जो भावना होती है यानी सेविंग करने की जो फीलिंग होती है उसको हमें वेट करना पड़ता है। साथ में हमें ये देखना होता है कि अधिमान्य मतलब जैसे कि प्रेफरेंस के साथ साथ पूंजी की उत्पादकता में ब्याज की दर को निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि मुद्रा को जो हम स्टोरेज करते हैं, रिजर्व में रखते हैं और या अनरिजर्व रखते हैं, उसके भी आप हम तय करते हैं कि क्या बोलते हैं मुद्रा का जो मतलब सृजन होना चाहिए, यानी या तो बैंक में हो चाहे वो घर में हो, उस हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी कंजप्शन रहेगी यानी भोग रहेगा उस हिसाब से आप मतलब आप वो स्टोरेज कर सकते हो और उस हिसाब से ब्याज की ऋण यानी बैंक उसको डिसाइड करता है। ठीक है, सकल जो लाभ है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है, कह रहा है कुल लाभ माइनस में कुल आसपास लागत यानी टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल इम्प्लिसिटी कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सप्लिसिटी कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत। कह रहा है कुल आगम माइनस में कुल स्पष्ट लागत, कुल माइनस में कुल आसपास लागत। दोस्तों का थर्ड ऑप्शन होगा जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सप्लिसिटी कॉस्ट या टोटल इम्प्लिसिटी कॉस्ट, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मान लो कॉमन लेंगे माइनस तो टोटल टीआर में से ये हमारा माइनस हो जाता है और टोटल प्रॉफिट निकलता है। ये थर्ड ऑप्शन होगा, समझ पाए। ऐसे ही आप 35 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, समग्र मांग ग्रेटर देन है समग्र पूर्ति से, यानी कि समग्र मांग बड़ी है समग्र पूर्ति, समग्र मांग लेस देन है समग्र पूर्ति से, समग्र मांग समग्र मांग ये लेस देन है समग्र पूर्ति से। ये व्युत्क्रमाणु होगा दोस्तों इसका अपोजिट, यानी कि ये इसके अपोन में है। तो दोस्तों में पता है कि इसके अनुसार जो उन्होंने दिया है रोजगार जो कहाँ होता है, यहाँ पर हमारा ये तो हमारा एएस होता है यानी समग्र सप्लाई समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, और जो हमारा यहाँ से ये स्टार्ट होता है वो एडी होता है। जिस पॉइंट पे ये दोनों काटते हैं वो हमारा एडी और एएस बराबर होते हैं और वहीं पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसी पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट कहेंगे जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, समझ पाए। ऐसे ही हमारा जो है अर्थव्यवस्था में यानी कि 36 अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है उत्पत्ति के साधनों के उपलब्धि पर या उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता पर या पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर या उपभोग प्रवृत्ति पर। तो ये कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उस पर यह निर्भर करती है। ठीक है, इसमें यही है कि इसमें दो हमारे होते कंपोनेंट होते हैं। जो सीमांत उत्पादकता हमें दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में हम जो सीमांत उत्पादकता है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, और साथ में और जो फिक्स होती है, फिक्स मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फिक्स रहता है। इसीलिए क्या बोलते हैं जो भी हमारे भी हमें एक्सपेक्टेशन रहती है यानी फ्यूचर में जब हमें पता रहता है कि हमें लाभ की वृद्धि हमें बढ़ानी है और पूंजी की जो कैपिटल है उसको कम करना है, इसलिए हमारी संपत्ति भी दो तरीके से होती है, चल और अचल होती है यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही जो 37 है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है निवेश गुणक का व्यय अनुपात यानी कि जो के है वो क्या होता है, जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है जो आय में वृद्धि और नए उपभोग में वृद्धि के बीच पाया जाता है, नहीं, जो आय में वृद्धि और बचत के निवेश
दोस्तों मैं बताया कि डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई होता है, ये निवेश में वृद्धि या आय में वृद्धि के को दर्शाता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। अब हमारा जो 38 क्वेश्चन है, कह रहा है गुणक यदि के रूप मतलब के के रूप में के मतलब के व्यक्त किया जाता है तो किस में होगा, के बराबर एमपीसी होगा, के बराबर एमपीएस होगा, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होगा, या के बराबर 1/1 एमपीसी होगा। ऑप्शन विल भी क्या होगा, थर्ड। दोस्तों में पता है कि एमपीएस प्लस एमपी सी इजिकल टू 1 होता है। तो दोस्तों जो हमारा ये है एमपीएस 1 माइनस में हम एमपीसी कर सकते हैं, या क्योंकि ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है, एमपीएस के, तो हमारा ऑप्शन विल भी तो ये है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी जो दे रखा है हमें, ये जो दे रखा है हमें 1 माइनस एमपीसी दे रखा है, इसकी जगह पे हम एमपीएस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये 1/एमपीएस भी के बराबर हो सकता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा था कि ये इसका ऑप्शन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब ऐसे ही गुणक का जो आकार है किस पर आधारित है, निर्भर किस पे करता है, सीमांत भोग प्रवृत्ति पर, सीमांत बचत प्रवृत्ति पर, एक या दो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर इन दोनों का, क्योंकि तो मैंने अभी आपको बताया ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है, और यह था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये दोनों ही डिपेंड मल्टीप्लायर पे, गुणक पे डिपेंड करते हैं। अगर एमपीएस हमारा 0.5 है तो के बराबर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि के बराबर हम एमपीएस लिख सकते हैं, आया ना, या तो ये लिख सकते हैं और या तो 1 माइनस में एमपी से। हमें एमपीएस दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो हम 0.5 जब रखेंगे यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड, यानी के बराबर कितना आया, 2। समझ पाए। ऐसे ही अब हम 41 की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये क्या रखा है कि जो हमारा प्रगतिशील कर प्रणाली है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि भी बढ़ती है, या जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ राशि समान होती है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, उसमें टैक्स बढ़ता है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर समान रहती है। तो इसका जो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। इसमें क्या है कि जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, इसमें यानी कि प्रगतिशील कर का मतलब यह होगा कि प्रगतिशील वो कर होता है जिसमें आय हमारा जब बढ़ती है, यानी इनकम जब इंक्रीज होती है, तो जो टैक्स का जो दर है, यानी रेट ऑफ टैक्स, यानी कि वो भी हमारा वृद्धि होता है। ये जब होता है जब हमारी आय बहुत दिन बाद इनकम में धीरे धीरे इंक्रीजिंग होता है, तो भारत सरकार क्या करती है, वो टैक्स को भी इंक्रीज करती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। इसी को हम प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं इसको, ठीक है। अनुपातिक कर प्रणाली में यानी 42 क्या है, आय के सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता है। आय के सभी स्तरों पर कर की दर बढ़ाती है, आय के सभी स्तरों पर कर की राशि समान रहती है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका फर्स्ट होगा, क्योंकि जब इनकम सभी स्तरों पर सब जैसे कोई क्या समान दर रहता है, यानी जिसकी इनकम 10,000 है वो भी है और जिसकी 50,000 है वो भी है, यानी कि उसको आधार बना करके, यानी कि जिसमें अनुपातिक कर वो कर है जिसमें हम एक आधार में एक बेसिंग करके परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रही, यानी कोई चेंजेबल नहीं होती। और कर एक अनुपातिक कर प्रणाली में जिसमें आय में होने वाले जो परिवर्तन के साथ साथ डायरेक्ट रूप से परिवर्तन होता है। यदि इनकम दुगनी हो जाए तो कर की राशि भी दुगनी हो जाए, ये उससे सेम रेट में है, समान दर से, यानी जिस हिसाब से इनकम बढ़े उस हिसाब से टैक्स भी बढ़े हमारा। समझ पाए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो यानी जो लोगों की इनकम होती है, इनकम से ही डायरेक्ट टैक्स उसका जाता है। बाकी सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या बिक्री कर, ये तीनों क्या है हमारे
इनडायरेक्ट टैक्स से, यानी अप्रत्यक्ष कर। ये हमारा प्रत्यक्ष कर है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, निम्न में से असंगत बताएं, यानी इनकम है, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, अभी तो बताया आपको पहले ही लास्ट वाला जो क्वेश्चन गया अभी, ये इनकम टैक्स है, ये जब डायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स के लिए होते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 44 का फर्स्ट। ठीक है, अब 45 में चलते हैं हम। जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रखा है कि कर से प्राप्त आय को दो भागों में बांट दिया जा सकता है, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय तथा परोक्ष करों से प्राप्त आय, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय परोक्ष करों से प्राप्त आय के बराबर होती है, यानी या तो बराबर होती है, से कम होती है, अधिक होती है, या इसमें ये क्या रखा है, यानी जो कर से यानी टैक्स से जो हमें इनकम रिसीव होती है दो भागों में बांट जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स से जो होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। वो पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स से में जो प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त आय या तो बराबर होंगी, या कम होंगी, या अधिक होंगी, या कोई नहीं होगा इनमें। तो इसमें जो ऑप्शन होगा विल भी दोस्तों इसका दूसरा होगा, यानी से कम होगी। यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो राजस्व यानी रेवेन्यू, और यानी रेवेन्यू एक पार्ट होता है, इनकम का पार्ट होता है, यानी और इनडायरेक्ट जो होता है वो राजस्व से कम होता है। यानी जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाता है वो हमेशा मोर देन रहता है किससे, इनडायरेक्ट टैक्स से, इससे। तो यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमेशा कम रहता है किससे, डायरेक्ट टैक्स से। तो इसलिए ये से कम हुआ, यानी डायरेक्ट टैक्स हमारा ज़्यादा होगा और इनडायरेक्ट यानी ये परोक्ष जो कर होगा वो कम होगा। समझ पाए। ऐसे ही 46 की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय से कम हो सकते हैं, या बराबर हो सकते हैं, या अधिक हो सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन विल भी से अधिक होना। यानी कि जब हमारा बजट होता है तो बजट घाटा तब होता है, कब होता है, जाहिर सी बात है, एक घर है सपोज दैट मैं मान लूँ अगर उसकी इनकम 10,000 है, किसकी इनकम, एक घर की 10,000 इनकम है, अगर वो 10,000 इनकम है और वो खर्च कर रहा है कितना, 12,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है वो 2,000 रुपये कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। या तो वो किसी से उधार ले रहा है, या बैंक से लोन ले रहा है, या किसी भी जरिए से वो उधार ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 2,000 रुपये देना है। यानी कि जब आप इनकम से ज़्यादा खर्चे ज़्यादा करते हो तो आप घाटे में जाते हो, तो उसी को ही बजट के घाटे का उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है आप अधिक कर रहे हैं। समझ पाए। यानी जितना आपने सोचा था खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जैसे अब शादी ब्याह में अब हम बजट बनाते हैं कि एक्सपेक्टेड बजट, कि हमारा ऐसा बजट होना चाहिए, तो फिर भी कुल मिला के कहीं ना कहीं शादी में या मकान में, बीमारी में सोचते हैं इतना पैसा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान लेकर के उस चीज़ को पूरा करता है, इसीलिए वो हमारा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे ही 47 है, कह रहे बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है, शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, या केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन भी जो होगा दोस्तों, सेंट्रल जो बैंक से जो प्योर शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेना पड़ेगा, तभी हम बजट के घाटे को पूर्ति मतलब बैलेंस कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं अपनी ऋण जो हमारा घाटा है। 48 में कह रहा है घाटे की व्यवस्था द्वारा पूंजी का निर्माण प्राय स्फीतिक होता है, या स्फीतिक होता है, या विकासहीन होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन भी होगा दोस्तों फर्स्ट, स्फीतिक होता है, क्योंकि घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है मुद्रा की पूर्ति होती है, मुद्रा की वृद्धि से होती है, यानी कि मनी सप्लाई से इंक्रीजिंग जब होता है। यानी कि मुद्रा की स्फीति होने से माना ये होती है यदि हम उत्पादन के एक विशेष कर उपभोक्ता पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति में कोई डर नहीं होता, ये स्फीतिक होता है इस हमारा। कह रहा है अल्पकालीन देशों में अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रायोगिक कार्य कर सकती है, और इस अवधारणा का विकास
प्रमुखतः किन के विचारों पर हुआ है? मार्शल के हुआ है, केन्स के हुआ है, स्मिथ है, ये वाइनर है। तो इसका जो किया है केन्स ने किया है। इन्होंने यानी शॉर्ट टर्म जो नहीं वो अल्प विकसित जो देश है यानी कि डेवलपिंग जो कंट्री हैं, वो जो उनकी जो नीति है आर्थिक विकास को गति को तेज करने में आगे काम कर रही है, इसका मतलब ये है। और इसका जो सिद्धांत है वो केन्स ने अपने विकास पर दिया है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा 50 क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं या नहीं। तो कह रहा है आर्थिक विकास की दर को तेज करना, या स्फीति के दबावों को नियंत्रण करना, या धन और श्रम के वितरण असमानता को दूर करना, या विदेशी व्यापार को बढ़ाना। तो इसका जो ऑप्शन विल भी होगा दोस्तों, कह रहा है अल्प विकसित देशों में यानी कि डेवलपिंग जो कंट्री हैं वो राजकोषीय नीति की 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं, तो उनमें से बताने हैं। तो कह रहा है आर्थिक विकास की जो दर को तेज कर सकते हैं, या स्फीतिक दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं, या धन या श्रम के वितरण को असमानताओं में दूर करना, या विदेशी व्यापार को बढ़ाना। अगर विदेशी व्यापार अपने आप बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है राजकोषीय फिजिकल जो पॉलिसी है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जिससे हमारा डेवलप यानी जो कंट्री है वो डेवलपिंग की तरफ और तेजी से बढ़ने लग जाएगी। समझ पाए? थैंक यू।